Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the lecture number 13 of Introduction to Management, MGT 101. Let's see what we have discussed in the last lecture. In lecture number 12, remember, we discussed one topic from chapter number 5, and that topic was about how managers can improve ethics in the organization. कि एक मैनेजर क्या स्टेप्स ले सकता है ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। और हमने कोड ऑफ एथिक्स को देखा और उसमें हमने 3 क्लस्टर्स की बात की। क्लस्टर नंबर 1 की बात की कि उसमें वी लुक्ड एट दैट हाउ अ मैनेजर कैन बिकम अ डिपेंडेबल ऑर्गेनाइजेशनल सिटीज़न, कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का कैसे एक डिपेंडेबल मेंबर बन सकता है। और फिर हमने क्लस्टर 2 में ये देखा कि एक मैनेजर को कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज सोसाइटी में ख़राब करें। और थर्ड क्लस्टर में हमने कहा वी नीड टू बी गुड टू अवर कस्टमर्स। सो इन टुडेज लेक्चर नंबर 13 देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करेंगे। टुडे इन चैप्टर नंबर 5 we have one small topic to be discussed, and that is about being an ethical decision maker. And then from that point onward we'll be discussing chapter number 6, a new chapter, and in that chapter we'll be talking about decision making, stages of decision making, and we will compare rationality and bounded rationality कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। So let's first complete one topic which is left from chapter number 5. Chapter number 5 being about social responsibility and managerial ethics. So the topic for today's discussion from chapter number 5 is about being an ethical leader, that how we can become a leader. Leader means someone कि जिसको बाकी लोग जो हैं वो देख के तो फॉलो करें और उससे सीखें और उन चीज़ों को जो है वो अपनाएं, फॉलो अप करें, उस पर फॉलो करें। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बीइंग एन एथिकल लीडर, एवरी मैनेजर इज़ अ लीडर, और दैट मैनेजर नीड्स टू शो टू अदर्स, सेट बाय एग्जांपल्स, लीड बाय एग्जांपल्स दैट ही इज़ अ गुड मैनेजर, और वो एथिकल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। और फिर अगर वो एथिक्स को एम्प्लॉय करेगा, उसको यूज़ करेगा और अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने लाइफ स्टाइल्स में, तो फिर बाकी भी उससे चीज़ें सीखेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू बी अ गुड रोल मॉडल बाय बीइंग एथिकल एंड ऑनेस्ट। एक मैनेजर एक एथिकल लीडर किस तरह बनता है? इफ़ दैट मैनेजर शोज़ टू अदर that he or she is a ethical role model, यानी वो जो कुछ करता है वो एथिकल है, और फिर जब वो एथिक्स को अपना रहा होता है और उसको अपनी लाइफ में, अपने मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेगा, तो वो फिर एक बाकियों के लिए भी एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रोल मॉडल बन जाएगा और फिर बाकी लोग भी उसको फॉलो करेंगे। एंड हाउ इट कैन बी अचीव्ड? पॉइंट नंबर 1, टेल द ट्रूथ ऑलवेज, हमेशा सच बोला जाए। डोंट हाइड और मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को जो शेयर करने वाली इंफॉर्मेशन है उसको शेयर किया जाए और कोई बात फिर छुपाई ना जाए। ऐसा ना हो कि वो आप ये समझें कि अगर ये बात मैंने अपने सुपीरियर्स को कन्वे कर दी तो वो मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। अगर ये कन्वे की जानी चाहिए, अगर रूल्स कहते हैं, देन यू शुड कन्वे इट इन द सेम मैनर एंड सेम स्पिरिट, ताकि कोई चीज़ जो है वो छुपाई ना जाए। सो इन्फॉर्मेशन को हाइड करना और अननेसेसरी उसके ऊपर जो है झूठ बोलना, दैट इज़ अ रॉन्ग डूइंग। एंड देन यू शुड बी विलिंग टू एडमिट योर फेलियर्स। यू सी, झूठ
और इज़ ऑल्सो रॉन्ग थिंग, और उसको भी छुपाना और उस पर झूठ बोलना जो है वो भी गलत है। एंड एट द सेम टाइम इफ़ देयर इज़ अ फेलियर, तो फेलियर होता रहता है। एंड अ गुड मैनेजर इज़ अ वन के जो अपने फेलियर को एडमिट करे, उसका फिर एनालिसिस करे और ये आइडेंटिफाई करे कि अगर ये फेलियर हुआ है तो उसकी क्या रीज़न थी, और फिर उन रीज़न्स को जो है वो इम्प्रूव करने की, उनको ठीक करने की कोशिश करें। अगर हम अपना फेलियर एडमिट ही नहीं करेंगे तो फिर एनालिसिस तो किस चीज़ का करना। सो द पॉइंट इज दैट वी नीड टू बी एबल टू फर्स्ट एडमिट, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, फेलियर हो जाता है, अव्वल तो नहीं होना चाहिए, और अगर हो जाता है तो उसको एडमिट कर लेने में कोई बुराई नहीं है। वी शुड एडमिट इट, वी शुड एनालाइज इट, और उससे सीखना चाहिए कि हम नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें। शेयर पर्सनल वैल्यूज बाय रेगुलरली कम्युनिकेटिंग दैम टू द एम्प्लॉयज़। हम जिन चीज़ों को अच्छा समझते हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं, सो बीइंग अ मैनेजर इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो अपने कोलीग्स हैं, अपने जूनियर्स हैं, उनको भी बताएं कि ये अच्छी चीज़ है, मैं इसको अच्छा समझता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अच्छी चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तो वो भी आपसे फिर अच्छी चीज़ें सीखेंगे और आपको अपना रोल मॉडल समझेंगे। स्ट्रेस द ऑर्गेनाइजेशंस और टीम्स इंपॉर्टेंट शेयर्ड वैल्यूज़। हमेशा कोशिश करनी चाहिए, ज़ोर देना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ हैं उसको हम एम्प्लॉय करें, उसको हम कन्वे करें, और उनको हम जो है दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। इस पे ज़ोर देना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी बातें और टीम की अच्छी वैल्यूज़ को हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। यूज़ द रिवॉर्ड सिस्टम टू होल्ड एवरीवन अकाउंटेबल टू द वैल्यूज़। में पहले भी हमने अपना लास्ट लेक्चर नंबर 12 में भी ये कहा था कि आवर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम शुड बी इन लाइन विद द एथिकल वैल्यूज़, और इसको ड्यू वेटेज देना चाहिए। सो यही हम दोबारा कह रहे हैं कि एथिक्स रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको अप्रेजल सिस्टम में वैल्यू होना चाहिए, और अगर कोई एथिकली अच्छा काम करता है, साउंड काम करता है, तो फिर उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। Now finally in chapter number 5 we are going to discuss that if management or during this whole process of management something unethical happens और लैप्स हो जाए। लैप्स का मतलब होता है कि जानबूझ के नहीं, अनजाने से कोई ऐसा काम हो जाए जो कि अनएथिकल है, तो फिर क्या किया जाना चाहिए। प्रोवाइड एथिकल लीडरशिप, फौरी तौर पे हमें लीडरशिप का रोल परफॉर्म करना चाहिए, एथिकल लीडरशिप का प्रचार करना चाहिए, दूसरों तक इस मैसेज को पहुंचाना चाहिए कि दिस वाज टू बी डन। ये जो कोई गलत हो गया है या कोई इस किस्म का अनएथिकल काम हो गया है, ये गलत है, फौरी तौर पे आगे आना चाहिए और मानना चाहिए कि गलत हुआ है, और फिर बताना भी चाहिए, रोल मॉडल बन के दिखाना चाहिए कि एथिकली इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं और क्या होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज़ हु रेज एथिकल इश्यूज। विसल ब्लोअर्स होते हैं सीटी बजाने वाले। जैसे आप देखते हैं चौकीदार को कोई चीज़ गलत नज़र आती है, फ़ौरन सीटी बजाएगा। पुलिस वाले को गलत आप काम करते हुए या इशारा तोड़ते नज़र आएंगे, वो सीटी बजाएगा। यहाँ सीटी बजाने से मुराद विज़ल ब्लोइंग का मतलब होता है, एक टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि जब कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में गलत चीज़ होती हुई नज़र आए तो कुछ लोग उसके ऊपर हमेशा वॉइस रेज करते हैं, उठ बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं, पॉइंट रेस करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने बॉस को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं, तो उनको हम कहते हैं विसल ब्लोअर। कि जिनको कोई चीज़ गलत होती नज़र आई तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर उस पर आवाज़ उठाई है। अब विसल ब्लोअर करने पे कई दफ़ा आपके अगेंस्ट हो जाते हैं लोग, और मैनेजर भी हो सकता है, कोई सुपीरियर भी हो सकता है। सो बीइंग अ मैनेजर, बीइंग समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ सम वर्कर्स वर्किंग अंडर हिम और हर, सो द आइडिया इज़ कि हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन में गलत कामों को देखें और उसके ऊपर वॉइस रेस कर रहे हों, पॉइंट रेस कर रहे हों। उनके ऊपर जब प्रेशर आता है तो हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं हो जाना चाहिए। Last thing in this chapter 5 is कि how business can promote social change, positive social change। हमें सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकती हैं,
The first major thing being discussed is called corporate philanthropy. Philanthropy का मतलब है donations देना, नेक अच्छे काम करना, social work करना. डोनेशंस देना एक मेथड है. कैंपेन्स चलाना एक मेथड है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रमोट करने के लिए अपना साथ देती हैं, लोगों का हाथ बटाती है और आगे बढ़ते हैं और उस सोशल वर्क में कंट्रीब्यूट करते हैं. कोई वॉक हो सकती है, कोई मैराथन हो सकती है, कोई बैनर्स लगाए जा सकते हैं, कोई ट्री प्लांटेशन हो सकती है. एनीथिंग द ऑर्गेनाइजेशन कैन डू, बट बेसिकली इट्स और कोई अच्छे कॉज को डोनेशन दे सकती है, सपोर्ट कर सकती है. फॉर एग्जांपल मैंने कहा जैसे कि वॉक है, कोई मैराथन है, या कोई पार्क वगैरह बन रहा है उसके लिए फंड्स दे सकती है. It could be any good thing, mechanism for a good reason. Funding own foundations, कोई फाउंडेशन बना सकते हैं आप अपनी, जिसमें फॉर एग्जांपल इट शुड बी फॉर एक्स एम्प्लॉइज़ जो आपके रिटायर हो चुके हैं, उनके बेनिफिट के लिए, उनके बच्चों की बेनिफिट के लिए, उन गरीब लोगों की बेनिफिट के लिए. सो इट कैन बी अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपोनेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप डोनेशन दे सकते हैं. बहुत सी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अच्छे मकासद के लिए ऐसी फाउंडेशंस को सपोर्ट किया है, बनाया है कि जो एक्स एम्प्लॉइज़ यानी जो एम्प्लॉइज़ रिटायर हो चुके हैं उनके बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और बाकी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जो है अपने एम्प्लॉइज़ के लिए एक फाउंडेशन बना देते हैं और फिर उस फाउंडेशन को चलाते हैं, डोनेशंस देते हैं, अपने रेवेन्यूज़ में से उसमें से शेयर देते हैं. So that was chapter number 5. Now we are going to start chapter number 6, a very important chapter, and it's about managers as decision makers. Dear student, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि मैनेजर्स जो है वो जब डिसीजन करते हैं तो डिसीजन किस तरह, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, उसके क्या स्टेजेस हैं, किन किन स्टेजेस से वो गुजर के किसी नतीजे पे पहुंचते हैं. और whenever it's about decision making, so what things are important, or is it only about thinking or is it something else? कि सिर्फ सोचना ही important है या सही तरीके से सोचना और उसको स्ट्रक्चर्ड करके चलना कि हम अपने अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करें, अपनी ऑप्शंस को भी इवैल्यूएट करें, कोई क्राइटेरिया पे इवैल्यूएट करें. तो ये सब चीज़ें डिसीजन मेकिंग में आती हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें हमने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को, डिसीजन मेकिंग को इटसेल्फ देखना है कि डिसीजन मेकिंग होती क्या है और किन किन कंडीशंस में क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है. सो फर्स्ट लेट्स डिफाइन व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग. सबसे पहले इसको तशरीह कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग है क्या. डिसीजन क्या है, फैसला क्या है. मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम 2 और मोर अल्टरनेटिव्स. देखें, अगर आपके पास एक ही अल्टरनेटिव हो, एक ही ऑप्शन हो और उसमें से आपने बेस्ट सेलेक्ट करना हो, फिर तो कोई डिसीजन लेने वाली बात ना हुई. डिसीजन हमेशा लिया जाता है उस वक़्त जब आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ों में से की ऑप्शन हो, एक से ज़्यादा चीज़ों की आपके पास अल्टरनेटिव्स हो, ऑप्शन हो, और आप उनमें से कोई एक जो बेहतर हो उसको सेलेक्ट कर ले. सो फैसला होता है एक से ज़्यादा चीज़ों के बीच में. एक से ज़्यादा चीज़ है, एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव है, ऑप्शन है, और उसमें से फिर आप कोई बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, उसको हम डिसीजन कहते हैं. अब ये देखना है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, यानी वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे गुजर के कोई डिसीजन एक लिया जाता है. सो व्हाट आर द स्टेप्स थ्रू विच मैनेजर टेक सम डिसीजन. सो द स्टेप स्टार्ट्स फ्रॉम आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम. सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है.
डिसाइड अपॉन अ क्राइटेरिया कि हमने किस बेसिस पे बेस्ट चीज़ सिलेक्ट करनी है। लेट्स से आपने ये डिसाइड करना है कि कार ए बेटर है या कार बी, और उसके लिए आपने कोई क्राइटेरिया ज़हन में रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूल इकॉनमी, आपने कहा कि जो गाड़ी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है फ्यूल पे, मेरे लिए ये क्राइटेरिया है। मार्केट वैल्यू, लेट्स से आपने कहा ये एक है। प्राइस है कि गाड़ी सस्ती होनी चाहिए और लोगों के, जब मैं उसको बेचने जाऊं तो उसकी मार्केट मुझे वैल्यू जो है वो ज़्यादा मिले, और फ्यूल इकॉनमी भी होनी चाहिए, यानी जब मैं उसको चलाऊं तो वो कम फ्यूल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे। तो आपने 3 क्राइटेरियास लिखे। आपके अल्टरनेटिव क्या हैं? कार ए और कार बी, यानी वो चीज़ें जिनमें से आपने बेस्ट सेलेक्ट करना हो, जिस चीज़ को सिलेक्ट किया जाना है या जिनमें से बेस्ट सेलेक्ट किया जाना है, वो आपके अल्टरनेटिव्स हैं। अल्टरनेटिव्स क्या हैं? कार ए और कार बी। और क्राइटेरियन आपने क्या डिफाइन किया है? फ्यूल इकोनॉमी, मार्केट वैल्यू और प्राइस, कि आप इन 3 चीज़ों को सामने रख के तो कार ए और बी में से बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपने 3 डिफाइन किए हैं, लेट्स से फ्यूल इकोनॉमी, मार्केट वैल्यू और प्राइस। अब आप कहते हैं मेरे नज़दीक प्राइस जो है वो इतना अहम नहीं है जितना अहम, ना ही अहम इतना है मार्केट वैल्यू, फ्यूल इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक। तो आप कहते हैं मैं अपने इस डिसीजन में अगर वेटेज जो है वो 1 में से निकालूं या 100 में से निकाल लेते हैं, चलें। आप कहते हैं जी अगर हमने 100 में से वेटेज देता हूं तो मेरे नज़दीक 60 वेटेज है फ्यूल इकॉनमी की, क्योंकि मेरे नज़दीक फ्यूल इकॉनमी इंपॉर्टेंट है। तो 60 नंबर मेरे लिए जो है ना, 60 मार्क्स जो हैं या 60 वेटेज जो है, 60 वेटेज जो है दैट इज़ फॉर फ्यूल इकॉनमी। उसके बाद उससे कम इम्पॉर्टेंट है, यानी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे नज़दीक इज़ द प्राइस। तो 30 मैं वेटेज दे देता हूँ प्राइस को, और चूंकि सबसे इम्पॉर्टेंट कम इम्पॉर्टेंट है इन तीनों में मार्केट वैल्यू, तो मैं इसको 10 पॉइंट्स दे देता हूँ। 60 इज़ फॉर फ्यूल इकॉनमी, 30 इज़ फॉर प्राइस, 10 इज़ फॉर द मार्केट वैल्यू। सो मिला के कितने हो गए? 100। अगर ये 1 में से होते तो मैं कह सकता हूँ कि 0.6 इज़ फॉर फ्यूल इकॉनमी, 0.3 इज़ फॉर प्राइस एंड 0.1 इज़ फॉर द मार्केट वैल्यू। सो वेटेज हम क्यों असाइन कर रहे हैं? बिकॉज हम ये बताना चाहते हैं कि इन तीनों क्राइटेरियन में से क्या चीज़ दूसरे के मुकाबले में कितनी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप कहें कि नहीं तीनों बराबर है, तो फिर तीनों बराबर का मतलब है 0.3, 0.3, 0.3 ऑलमोस्ट। अगर आप कहते हैं नहीं ये दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको किसी न किसी वैल्यू को, ये कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा 0.6 होगा, आप 0.5, 0.4 और 0.1 भी कर सकते हैं। सिर्फ वैल्यू इस तरह दी जाती है, वेटेज दी जाती है क्राइटेरियंस को, जस्ट टू शो कि कौन सा क्राइटेरियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग, एनालाइजिंग एंड सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव दैट कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है? डेवलप करना, एनालाइज करना और फिर सिलेक्ट करना, यानी एनालिसिस के किसी मेथड को यूज़ करना कि जिसके बाद आपको ये नज़र आना शुरू हो जाए कि ये अल्टरनेटिव जो है वो दूसरे से बेहतर है, तो फिर आप जो बेहतर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इम्प्लीमेंटिंग दी सिलेक्टेड अल्टरनेटिव। अब सिर्फ ये नहीं है कि आपने बेस्ट अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको जो है वो इम्प्लीमेंट भी करना है, आपने उसके मुताबिक चलना भी है। इवेलुएटिंग द डिसीजन इफेक्टिवनेस। लास्ट स्टेज क्या है कि जब आपने डिसीजन कर लिया, अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई कर लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर कुछ अरसे बाद आपने ये देखना है कि वो डिसीजन आपका कितना इफ़ेक्टिव भी रहा। सो डिसीजन की इफ़ेक्टिवनेस को मॉनिटर करना कुछ अरसे बाद, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब हम ये बात कहते हैं कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उससे गुजरना है, तो उसका मतलब स्टार्ट से है कि आपके पास कुछ अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, एक से ज़्यादा ऑप्शन होनी चाहिए जिसमें से आपने किसी बेस्ट को सिलेक्ट करना हो।
फिर आप उन अल्टरनेटिव्स के बीच में से जो आपके अल्टरनेटिव्स हैं उनके लिए कोई क्राइटेरियन आपके पास होना चाहिए कि हमने अल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट सेलेक्ट करना है उसको किस चीज़ की बेसिस पे सिलेक्ट करना है, उसके कोई वेटेज आप डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस के कौन सा क्राइटेरियन दूसरे से कितना इम्पोर्टेंट है। फिर आप कोई इवैल्यूएशन का प्रोसेस लेके आएंगे, कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी टेक्निक लेके आएंगे जिसकी बेस के ऊपर आपके सामने बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो सामने नज़र आना शुरू हो जाए। उसको आइडेंटिफाई कर लें, आप उसको सिलेक्ट कर लें और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर लें। हाँ, अलबत्ता दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ अरसे बाद उस डिसीजन की इफ़ेक्टिवनेस को मैयर करें कि क्या वाकई ही वो डिसीजन ठीक था, इफ़ेक्टिव रहा, कोई उसका फ़ायदा भी हुआ। अगर नहीं है तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रीडू दी डिसीजन मेकिंग, आप दोबारा से स्टार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल दिखाई जा रही है जिसमें ये जो स्टेजेस हैं उसको ब्रीफली आपके सामने दिखाया गया है। प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम क्या है। माय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नीड्स अ न्यू कंप्यूटर, मेरे जो सेल्स के लोग हैं उनके लिए मैंने एक नया कंप्यूटर ख़रीदना है, ये एक प्रॉब्लम है। अब पहला काम मैं क्या करूँगा, अपनी अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करूँगा कि मेरे पास कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं, कौन से ऐसे कंप्यूटर्स के ब्रांड्स हैं जिनमें से मुझे सिलेक्शन किए कर सकता हूँ। अवेलेबिलिटी है मेरे पास, तो मेरे पास जो है वो अल्टरनेटिव्स भी हैं। मैंने कोई वेटेज भी डिफ़ाइन किया, कोई क्राइटेरियन भी डिफ़ाइन किया है। मेरा क्राइटेरिया क्या है, मैं कंप्यूटर्स को किस बेस पे सिलेक्ट करूँगा। उसमें मेमोरी होनी चाहिए, अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, उसका डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, उसकी स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, उसकी बैटरी की लाइफ अच्छी होनी चाहिए। इट्स अ लैपटॉप, सो उसकी बैटरी की लाइफ अच्छी होनी चाहिए। वारंटी होनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं उसको हमेशा जो है वो इशू जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करवा सकूं, उसकी कोई वारंटी होनी चाहिए। और उसका वेट जो है वो भी कम होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत भारी लैपटॉप हो, मेरे सेल्स वाले लोग फील्ड में जाते हैं तो वो बार बार उनको उठा के लेके जाना पड़ेगा, भारी ना हो, इजी टू कैरी होना चाहिए। फिर मैंने कोई वेटेज दे दी। मेरे ये जो क्राइटेरियन थे जो कि बैटरी लाइफ थी, वेट था, डिस्प्ले था, मेमोरी थी, इन सबको मैंने वेटेज दे दी। और मैंने सबसे ज़्यादा वेटेज दी है 10, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, दैट इज़ फॉर मेमोरी एंड स्टोरेज। मेरे नज़दीक मुझे अपने सेल्स रिप्स की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए ये नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है दैट इज़ फॉर मेमोरी एंड यूजेज। ऐसे लैपटॉप सेलेक्ट करने हैं, ऐसे कंप्यूटर सेलेक्ट करने हैं जिसमें मेमोरी जो है वो ज़्यादा हो। उससे कम वेटेज है 8 विच इज़ फॉर बैटरी लाइफ। उससे कम है कैरिंग वेट का, वारंटी का, और सबसे कम वेटेज है डिस्प्ले क्वालिटी का। अब मैंने अपने अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करवा किए, वो कौन से ब्रांड्स हैं जिनमें से मैं ये सिलेक्शन करूँगा। दीज आर माई अल्टरनेटिव्स। उसमें डिफरेंट ब्रांड नेम्स हैं, तोशिबा है, HP है, गेटवे है, एप्पल है, लिनोवो है, डेल है। सो ये मेरे अल्टरनेटिव्स हैं। एनालिसिस मैं कैसे करूँगा, इन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करूँगा, उसके बाद मैंने एक एनालिसिस के प्रोसेस से गुजारा। और एनालिसिस के बाद वो टेक्निक क्या है, कौन सी टेक्निक से, उस पर थोड़ी सी हम आगे बात करेंगे। बट देन आई हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव विच इज़ ओवर हेयर एज तोशिबा। और फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने तोशिबा का जो ब्रांड है उसके लैपटॉप्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़रीद लिए। बट आफ्टर सम टाइम मैंने ये देखा कि क्या वाकई ही ये तोशिबा के लैपटॉप्स मेरे सेल्स रैप्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं कि नहीं। सो वो इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस है जो नीचे आपको लास्ट में रेड कलर में नज़र आ रहा है, वो हमने एवेलुएट किया। और अगर बेहतरी की रिक्वायरमेंट है, यानी हमें उसको रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, तो फिर मैं डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस वहीं स्टार्ट करूँगा स्टेज 1 से, जहाँ पे मैं फिर दोबारा आइडेंटिफाई करूँगा कि प्रॉब्लम क्या है और क्राइटेरियंस और उनके वेट और अल्टरनेटिव्स का एनालिसिस करके बेस्ट को सिलेक्ट करूँगा और इम्प्लीमेंट करूँगा। सो ये प्रोसेस चलता रहता है और ये हमारा कहलाता है डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। बट अब हम आगे एक एक स्टेज को अलग-अलग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम पहला स्टेज डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम में हमने कहा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम किसको कहते हैं, मसला क्या होता है। अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एन एग्जिस्टिंग एंड डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी डिस्क्रिपेंसी आ जाए
मैच ना हो रहा हो। क्या चीज़ मैच नहीं हो रही? कि आपकी एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल सिचुएशन, यानी आप जो है एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कब होगा? जब जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो ऐसे नहीं हो रहा, यानी एग्जिस्टिंग और डिज़ायर्ड स्टेट में मिसमैच आ रहा है। जो चीज़ आप जैसे चाहते हैं वो ऐसे नहीं हो रही, तो हम उसको कहेंगे देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अब जब प्रॉब्लम आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्रॉब्लम है? उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रॉब्लम्स के। अ प्रॉब्लम बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन अ मैनेजर बिकम्स अवेयर ऑफ इट। बड़ी इंटरेस्टिंग सा जुमला है कि प्रॉब्लम कब प्रॉब्लम बनता है? जब मैनेजर को कोई चीज़ पता चलनी शुरू हो। ये मतलब इसका ये है कि जब कोई चीज़ रूटीन में नॉर्मल हो तो फिर वो उसके मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं बताता, कोई वॉइस रेज नहीं करता, कोई इशू नहीं क्रिएट होता। बट व्हेन समथिंग इज़ रॉन्ग, व्हेन समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग एज इट इज़, तो फिर इसका मतलब है कुछ गलत है, कोई प्रॉब्लम हो गया है। देयर इज़ अ प्रेशर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब भी प्रॉब्लम होगा तो मैनेजर को सबसे पहले उसके मतलब पता चलेगा, देन मैनेजर के ऊपर प्रेशर आएगा कि वो उस चीज़ को हल करे, उसको सॉल्व करे। एंड फॉर दैट द मैनेजर मस्ट हैव एन अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन और रिसोर्स नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम आएगा, जब इशू क्रिएट होगा, रेज होगा, तो उस वक्त मैनेजर के पास नेसेसरी रिसोर्सेज होने चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, पावर्स होनी चाहिए कि वो उस मसले का हल कर सकें। अब अगर आपको हर चीज़ की अप्रूवल के लिए की अथॉरिटी नहीं है, फिर आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन इतनी अप्रूवल हर मैनेजर के पास होनी चाहिए कि वो जो मसला आया है उसको आइडेंटिफाई कर ले, उसके लिए कोई बेसिक सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करके अपने सुपीरियर को बताए और फिर देखे कि उसके पास अगर वो पावर्स में है तो फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। फर्स्ट स्टेज क्या था? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है? व्हेनेवर देयर इज़ अ डिफरेंस और गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग और डिजायर्ड स्टेट। अगर कोई गैप आ रहा हो, कोई मिसमैच हो रहा हो, जैसे चीज़ें होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही हैं, जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है। और जब फिर आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो द नेक्स्ट इशू इज़ कि उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल स्टार्ट में ली कि मैं अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को लैपटॉप्स देना चाहता हूँ, कंप्यूटर्स देना चाहता हूँ, तो कैसे वो कंप्यूटर होने चाहिए, उनमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट स्टेज इज आइडेंटिफाइंग द डिसीजन क्राइटेरिया। Decision criterias are factors that are important to resolving the problem, such as कोई भी क्राइटेरिया को फिक्स नहीं है। जैसे कंप्यूटर के केस में बैटरी लाइफ, मेमोरी, डिस्प्ले, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो किसी प्रोजेक्ट के से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, फिर मटेरियल, वर्कर्स, मशीनरी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो हर प्रॉब्लम का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी गई है कि कॉस्ट एक इशू हो सकता है कि जी कितना खर्चा आएगा, रिस्क लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड, चांस ऑफ फेलियर, तो कॉस्ट एक प्रॉब्लम, एक क्राइटेरिया हो सकता है कि आपके नज़दीक वो चीज़ बेहतर हो सकती है जिसकी कॉस्ट कम है, या वो चीज़ बेहतर हो सकती है जिसमें रिस्क कम है। यानी एक चीज़ हमने ले ली है, पता चले इसकी कोई गारंटी नहीं है, बाद में प्रॉब्लम्स आ जाएं, वी आर नॉट श्योर, रिस्क है क्योंकि पहले किसी ने इस्तेमाल की है या नहीं की है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। रिस्क हमेशा याद रखें उन चीज़ों से होता है जिसके मतलब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो। सो लेट्स से आपने एक डिसीजन लेना है और आपने क्राइटेरिया रखा है कि जिस चीज़ में रिस्क कम होगा हम उस चीज़ की तरफ जाएंगे। सो रिस्क कैन बी अ क्राइटेरिया। आउटकम डेट आर डिजायर्ड, ग्रोथ ऑफ द फर्म। सो क्राइटेरियन जो है वो आउटकम रिलेटेड भी हो सकते हैं, कॉस्ट रिलेटेड भी हो सकते हैं, रिस्क रिलेटेड भी हो सकते हैं और आउटकम रिलेटेड भी हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि अगर जब हम इस्तेमाल करेंगे अगर ये चीज़ जो है वो अच्छी होगी तो इसका मतलब है हमने सही डिसीजन किया है, और अगर हम इस्तेमाल के बाद ये फील करें
कि ये चीज़ जो है प्रोडक्ट या सर्विस जो है इट्स नॉट गुड सर्विस और गुड प्रोडक्ट, तो फिर इसका मतलब हमारा डिसीजन गलत था। सो क्राइटेरियन कैन बी बेस्ड ऑन कॉस्ट, इट कैन बी बेस्ड ऑन रिस्क, इट कुड बी बेस्ड ऑन द यूजेज, इट कैन बी बेस्ड ऑन द आउटकम, और इट कुड बी बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट फीचर्स। जैसे कि हमने लैपटॉप के केस में कहा कि प्रोडक्ट के ये फीचर्स होने चाहिए, उसमें इतनी मेमोरी होनी चाहिए, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए। सो इट कुड बी फीचर्स, इट कुड बी कॉस्ट, इट कुड बी रिस्क, इट कुड बी एन आउटकम, और आउटकम ये सब चीज़ें जो है वो आपके क्राइटेरियंस को डिफाइन करते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड स्टेप में आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ क्राइटेरियंस आइडेंटिफाई किए कि ये चीज़ें अगर हो जाएं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी अगर लैपटॉप मिल जाए, कंप्यूटर मिल जाए, और कंप्यूटर कैसे मिल जाए जिसमें ये चीज़ें फीचर्स हों, तो वो मेरे सेल्स रेप्स का जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। तो वंस आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, वंस आपने क्राइटेरियन आइडेंटिफाई कर लिया, अब थर्ड स्टेप है कि हमें उन क्राइटेरियंस को वेटेज देनी है। जैसे हमने शुरू में थोड़ा सा एक कहा कि जैसे एग्जांपल में मेमोरी और को उसने 10 का वेटेज दिया है और डिस्प्ले आउटपुट को उन्होंने 2 या 3 का वेटेज दिया था। तो वेटेज हम किस लिए देते हैं? मैंने जैसे शुरू में कहा था कि वेटेज हम देते हैं जस्ट टू शो कि कौन सा क्राइटेरियन दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा या कम इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको शुरू में गाड़ी की एग्जांपल दी, कार की एग्जांपल दी कि 2 गाड़ियां हैं, कार ए और बी, ये आपके अल्टरनेटिव्स हैं। इनमें आपने कंपैरिजन करने के बाद तो बेस्ट कार सेलेक्ट करनी है, और उसके लिए आपके पास 3 क्राइटेरियंस हैं। एक फ्यूल इकोनॉमी है कि कम फ्यूल पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाली गाड़ी इम्पॉर्टेंट होगी। सो फ्यूल इकोनॉमी आपके नज़दीक इम्पॉर्टेंट है, आपके नज़दीक जो है मार्केट वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, आपके नज़दीक प्राइस इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इन तीनों में जब आपने कंपैरिजन किया तो हमने ये कहा कि बेस्ट गाड़ी वो होगी तीनों क्राइटेरियंस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए आपके नज़दीक जो है वो फ्यूल इकोनॉमी थी। तो आपने उसको जो है वो 0.6 का वेट दे दिया, या आप 60 का भी दे सकते थे। तो आपने फिर उसके बाद ये शो करना था कि जी प्राइस जो है वो सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो आपने 0.6 दिया फॉर फ्यूल इकोनॉमी, 0.3 आपने दे दिया प्राइस को, और आपने ये दिखाना था और ये यूज़ करना था कि जी जो मार्केट वैल्यू है वो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो आपने उसको कम वेटेज दे दी। सो वेटेज हम किस लिए देते हैं? जस्ट टू शो के क्राइटेरियंस में कौन सा क्राइटेरियन दूसरे के मुकाबले में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके नज़दीक। डिसीजन क्राइटेरिया नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। सारे क्राइटेरियंस जनरली हार्डली ऐसा होता है कि सारे क्राइटेरियंस आपके लिए बराबर हों, तो वो तो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि कुछ क्राइटेरियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? असाइन अ वेट टू ईच आइटम, places the items in the correct priority order of their importance in the decision making process। हम जब weights assign करते हैं तो हम ज़्यादा important जो हमारे नज़दीक क्राइटेरियन है उसको ज़्यादा weight assign करेंगे, जो कम important है उसको कम weight assign करेंगे, और फिर हम किसी priority order में लिख देंगे starting from the highest weight towards the lowest weight। यानी highest weight हमने जिसको दिया है वो हमारा प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी को शो कर रहा है, जिसको लोएस्ट वेट दिया है वो हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी को शो कर रहा है। तो हमने जैसे उस कार की एग्जांपल में कहा था कि हमारे नज़दीक मोस्ट प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी ये है कि जो गाड़ी है उसकी फ्यूल इकोनॉमी होनी चाहिए, वो फ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकल होनी चाहिए, लेकिन मार्केट वर्थ जो है उसकी एज अ सेकेंड हैंड कार जब वो सेल हो तो इतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इनिशियली नहीं है। जैसे कि यही वही एग्जांपल जिसमें हमने उस मोबाइल फ़ोन में लैपटॉप की एग्जांपल हम ले रहे थे, दैट वी नीड टू गिव द लैपटॉप्स टू अवर सेल्स रेप्स। तो हमने उसके अंदर कुछ क्राइटेरियंस यहाँ पे डिफाइन किए हैं। वी हैव अ मेमोरी, वी हैव स्टोरेज, वी हैव बैटरी लाइफ, वी हैव कैरिंग वेट, वारंटी, डिस्प्ले क्वालिटी। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियंस हैं, और इन क्राइटेरियंस को हमने वेटेज असाइन की है। मैंने शुरू में कहा इट कैन बी आउट ऑफ 10, इट कैन बी आउट ऑफ 1, इट कैन बी आउट ऑफ 100, और इट कैन बी आउट ऑफ एनी नंबर। बट द पॉइंट इज़ कि आप हमेशा
हाई वेट उसको असाइन करेंगे क्राइटेरियन को जिसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं अपने ओवरऑल डिसीजन में। सो इस एग्जांपल में सबसे लोएस्ट वेटेज आपने दी है डिस्प्ले को, और आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि जब भी हम लैपटॉप्स ख़रीदेंगे, कंप्यूटर्स ख़रीदेंगे अपने सेल्स रैप्स के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो आप देना चाह रहे हैं अपने मेमोरी और स्टोरेज को के लिए, कि जी जो भी लैपटॉप्स आपके वर्कर्स को मिलें उसमें मेमोरी और स्टोरेज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। सो इसको आपने काफ़ी वेटेज दिया है। अब आ जाते हैं जी सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव की तरफ, कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, आपने क्राइटेरियन आइडेंटिफाई कर लिए, क्राइटेरियंस को वेटेज दे दी। अब आ जाते हैं अल्टरनेटिव की तरफ। मैंने जैसे शुरू में कहा, और मैं अभी फिर दोबारा इसी पॉइंट पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, कि बिजनेस में आप डिसीजन मेकिंग में उस वक्त जाते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव हो, और जितने ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होंगे उतना ही आप, ठीक है प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने तमाम ऑप्शंस को इवैल्यूएट करे, तमाम ऑप्शंस को, अल्टरनेटिव्स को देखे, उनको इवैल्यूएट करे, उनको एनालिसिस करे और फिर उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करे। और अगर आप जो है एक ही डिसीजन आपने एक ही चीज़ आपके सामने और उसी पे आप फैसला ले लें, तो फिर वो डिसीजन ना हुआ, वो तो ना सिलेक्शन है ना कुछ है, वो तो बस आपके पास एक शॉर्टकट था, आपको जो चीज़ सामने नज़र आई, जो आपने बेहतर समझी, आपने वो इम्प्लीमेंट कर दी। सो अ गुड मैनेजर इज़ अ वन who has more than, obviously more than one is a situation, but more and more alternatives are before him or her, and that manager then selects the best alternative. So अच्छा मैनेजर कौन है? जिसके पास जितने ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हों और फिर उनमें से उनको एनालिसिस करके सोच विचार के बाद बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करें। तो हम देखते हैं कि चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, चूज़ करना क्या है। द अल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट टोटल वेट इज़ चूजन। सो हमने चूँकि हर एक को कोई क्राइटेरिया दिया था, हमने तमाम जैसे 10 दिया था मेमोरी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, तो हम किसी किस्म की कैलकुलेशंस करते हैं। कई मेथड्स हैं हमारे पास, कुछ का मैं आज के लेक्चर में ज़िक्र करूँगा, कुछ हम बाद में भी ज़िक्र करेंगे। सो हम कौन से अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे कि जिसका ओवरऑल वेटेज हमारे पास सबसे ज़्यादा आए, और वो कैसे आएगा अभी थोड़ी सी मैं उस पर भी अब बात करने लगा हूँ। लेकिन हमने कौन सा सिलेक्ट किसको करना है? अल्टरनेटिव को। याद रखिएगा, उस अल्टरनेटिव को हमने सिलेक्ट करना है जिसका ओवरऑल वेटेज सबसे ज़्यादा है। यानी इन टर्म्स ऑफ लैपटॉप एग्जाम्पल, कंप्यूटर की एग्जांपल में अगर हम सबको इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो जिस ब्रांड का, जिस अल्टरनेटिव का आंसर सबसे ज़्यादा इन क्राइटेरियंस की बेस पे निकले, तो वो हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव। जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट का काम सिर्फ डिसीजंस को इवैल्यूएट करना नहीं है, बल्कि जब हम कोई बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लें तो हमने उस बेस्ट अल्टरनेटिव को फिर इम्प्लीमेंट भी करना है। डिसीजन फॉर द सेक ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट राइट, कि हमने सिर्फ फैसला क्यों किया? क्योंकि फैसला करना था। फैसला कर लेने के बाद असल काम जो होता है वो उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन और अल्टरनेटिव। So what is all about? It is about putting the chosen alternative into action, कि आपने जिस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया है, जिस अल्टरनेटिव को आपने पिक किया है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर दें, उसको आप इस्तेमाल कर लें और उसको आप प्रैक्टिकली फिर उस चीज़ को करके देखें कि आपने जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है उसका कोई फ़ायदा भी होता है कि नहीं होता है। उसको देखने के लिए आपको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। So conveying the decision to and gaining commitment from those who will carry out the decision,
इसका मतलब क्या है? इम्प्लीमेंटिंग का मतलब क्या है कि आपने जो डिसीजन लिया है उसको कन्वे करना उन लोगों तक कि जिन्होंने फिर उसको प्रैक्टिकली करना है। फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे थे, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं एक कंप्यूटर्स की जो हमने अपने सेल्स रैप्स के लिए लेने हैं। तो आपने पूरे एनालिसिस के बाद लेट से ये सिलेक्ट किया कि तोशिबा एक ब्रांड है जिसको आपने पिक किया है कि जी इसको हमने इसके लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेने हैं। क्योंकि जब हमने तमाम ब्रांड्स को 5 क्राइटेरियंस पे एवेलुएट किया, जो कि बैटरी था, डिस्प्ले था, वेट था, कैरिंग वेट था और बाकी चीज़ें थी, तो सबसे ज़्यादा टोटल निकला था तोशिबा का। तो इस वजह से हमने तोशिबा को पिक किया है। ये तो आपने डिसीजन ले लिया। अब इसको आपने कन्वे करना है किसको? परचेज डिपार्टमेंट को या स्टोर्स को, ताकि वो इस चीज़ को परचेज करें और आपके वर्कर्स को जिनके लिए आपने ये पूरा प्रोसेस किया उनको वो प्रोवाइड करें। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव का मतलब है कि ना सिर्फ डिसीजन को कन्वे करना बल्कि फिर उन लोगों तक भी पहुंचाना जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट एक्चुअली प्रैक्टिकली करना है। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा कि डिसीजन तो आपने ले लिया है और लेकिन स्टोर्स या परचेज डिपार्टमेंट ने फिर उस चीज़ को परचेज करना है, तो उन तक कन्वे करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब लेट्स से आपकी स्लाइड के ऊपर स्क्रीन्स के ऊपर एक स्लाइड में ये डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को दिखाया जा रहा है। एक साइड पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तोशिबा, डेल इंस्प्रॉन, HP पवेलियन, ये डिफरेंट लैपटॉप्स या नोटबुक्स हैं। और ऊपर की तरफ आपके क्राइटेरियंस आ रहे हैं। ये वो क्राइटेरियंस हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया था, जिसमें मेमोरी एंड बैटरी यूजेज था, बैटरी लाइफ थी, कैरिंग वेट था, वारंटी थी, डिस्प्ले क्वांटिटी थी। और लेट्स से इस बेसिस पे हमने लोगों से, मार्केट सर्वे से या एम्प्लॉयज़ के फीडबैक से या ऐसी वेबसाइट से जहाँ पे इनके कंपैरिजन दिए होते हैं प्रोडक्ट्स के, वहाँ से हमने इंफॉर्मेशन ली। और अब ये पता चला कि कंपैरिजन के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो तोशिबा का ब्रांड है जिसका एक टोटल आ रहा है 249। ये जो तोशिबा का ब्रांड है 15AV501, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो इस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि हमने जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, उनको किसी क्राइटेरियन के अगेंस्ट जो हमने ऊपर लिस्ट आउट किया है उनको कंपेयर किया और फिर जिसका वेट सबसे ज़्यादा आएगा उसको हम पिक कर लेंगे, वो हमारा सिलेक्टेड अल्टरनेटिव होगा। अब ये दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर फीडबैक्स जो वेब के ऊपर या इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, या एम्प्लॉयज़ से आपने सजेशंस ली, या आपने सप्लायर से कोई इंफॉर्मेशन ली। सो इट कुड बी एनी वे, बट यू हैव बीन एबल टू क्वान्टिफाई, मेजर कर लिया आपने कि जी जिसका वेट ज़्यादा आएगा वो आपका बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। अब जो लास्ट थिंग होती है दैट इज़ टू इवैल्यूएट द डिसीजन इफेक्टिवनेस। डिसीजन ले लिया, डिसीजन को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, हमने बेस्ट अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई किया, सिलेक्ट किया, इम्प्लीमेंट कर दिया। नाउ अ गुड डिसीजन मेकर इज़ अ वन कि जो कुछ अरसे बाद ये ज़रूर इवैल्यूएट करे कि जो डिसीजन उसने लिया था वो इफ़ेक्टिव भी था कि नहीं था। देखें, डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट शुरू की बेसिक डेफिनेशन और लेक्चर नंबर 1 हमने ये कहा था कि a manager is a one who takes the decisions efficiently and effectively. So efficiency तो ये है कि आपने एक मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किया और बहुत बेहतर तरीके से एफिशिएंटली आपने उसको करने के बाद बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया, कम से कम टाइम में आपने डिसीजन मेकिंग कर ली, दैट इज़ एफिशिएंट। बट आप ये देखना चाह रहे हो कि क्या हमारा जो डिसीजन था वो इफ़ेक्टिव भी है कि नहीं है। अब जाहिर सी बात है उसके कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड ये होता है कि यू गो एंड आस्क दोज पर्सनस कि जिनके लिए ये डिसीजन लिया था। दे कैन बी योर कस्टमर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कस्टमर्स कौन होते हैं? आपके एम्प्लॉइज़। सो वो लोग, वो सेल्स रैप्स जिनके लिए आपने लैपटॉप्स परचेज़ किए तोशिबा के, उनको दिए आपने। अब आप कुछ अरसे बाद उनसे जाएं, उनसे मालूम करें कि क्या वो लैपटॉप्स उनकी ज़रूरियात वाकई ही पूरी कर रहे हैं सही तरीके से कि नहीं, क्या वो खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं। और इस चीज़ को करना आपका दिस
stage where you want to make sure, you want to verify that whether your decision was effective or not, इसको evaluate करना। और अगर आपको पता चलता है कि डिसीजन ठीक था तो अच्छी बात है, अगर आपको ये पता चलता है कि डिसीजन जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं था, वर्कर्स जो है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इतना सेटिस्फाइड नहीं है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से, तो फिर हो सकता है आपको ये प्रोसेस दोबारा से शुरू से करना पड़े। आप जब नई कोई फिर चीज़ खरीदेंगे, नया कोई ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, तो फिर हो सकता है आप कोशिश करें कि जो आपने पहले डिसीजन मेकिंग में गलतियां की हैं वो अब आप ना करें। सो यू लर्न, ऑब्वियसली आप सीखते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करें। सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, व्हाट इज़ मेंट बाय दिस डिसीजन मेकिंग इफेक्टिवनेस। द साउंडनेस ऑफ द डिसीजन इज़ जज्ड बाय इट्स आउटकम्स। हम जब ये देखते हैं कि हमारा डिसीजन जो है वो साउंड है कि नहीं है, दैट इज़ जज्ड बाय व्हाट, दैट इज़ जज्ड बाय दी आउटकम्स, के उसके आउटकम क्या निकले, उसका रिज़ल्ट क्या था, रिज़ल्ट पॉजिटिव था, नेगेटिव था, हमारे कस्टमर्स खुश थे, हमारे एम्प्लॉयज़ खुश थे कि नहीं थे। सो हाउ इफेक्टिवली वाज अ प्रॉब्लम रिजॉल्व बाय आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द चूजन अल्टरनेटिव्स, कि जो हमने डिसीजन किया, जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो कितना साउंड था, हमारे एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स उससे कितना खुश थे, उसका आउटकम क्या निकला। इफ़ द प्रॉब्लम वॉज नॉट रिजॉल्व, व्हाट वेंट रॉन्ग। और अगर हमारे जो कस्टमर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, इस एग्जांपल में हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, अगर वो लैपटॉप यूज़ करके खुश नहीं हैं तो क्या गलत हुआ। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो किस वजह से खुश नहीं है, कौन सा ऐसा फीचर है जो हमने इग्नोर किया या हमें कंसिडर करना चाहिए था, या हमने उसको एज अ क्राइटेरियन नहीं लिया और हमें लेना चाहिए था। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड और इवेलुएट कि अगर वो खुश नहीं है तो क्या रीज़न है कि वो इस पॉइंट पे कि खुश नहीं है, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो गलत हो गई। डिसीजन मेकिंग, ये स्लाइड आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चन रेज करेगी। इसको हम डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट जो कोर्स के अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स आएंगे उसमें हम पहले प्लानिंग के चैप्टर्स कवर करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग के आएंगे, फिर लीडिंग के आएंगे और कंट्रोलिंग के आएंगे। ये सिर्फ स्लाइड आपको ये बता रही है कि एक मैनेजर डिफरेंट सिनेरियोज़ में, प्लानिंग के अंदर जब होता है तो किस किस्म के डिसीजन लेता है, ऑर्गेनाइजिंग में उसको किस किस्म के डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जब लीड कर रहा होता है या कंट्रोल कर रहा होता है तो डिसीजन मेकिंग के कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस रेज होते हैं। इसको कोई ऐसा याद करने वाली बात नहीं है, जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि डिसीजन मेकिंग हर लेवल पे होती है, हर स्टेज पे होती है, हर किस्म का मैनेजर करता है। और बेशक वो प्लानिंग कर रहा हो, वो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहा हो, वो रिजल्ट्स को कंट्रोल कर रहा हो, वो या वो कुछ करके दिखा रहा हो, लीड कर रहा हो अपनी टीम को, तो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। प्लानिंग में किस किस्म के क्वेश्चंस रेज होते हैं या डिसीजन करने पड़ते हैं। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। What strategies will be best to achieve those objectives। मैं सिर्फ एक गो थ्रू कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस them at length। हाँ, अलबत्ता जब ये चैप्टर्स या सेक्शंस हम पढ़ेंगे उस वक्त ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। What should the organization short term objectives will be, how difficult would be should individuals goal be। कहने का मकसद ये प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे लॉन्ग टर्म में हम क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में क्या अचीव करना चाहते हैं, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और इंडिविजुअल्स को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स होंगे और इंडिविजुअल गोल्स क्या होंगे। ऑर्गेनाइजिंग में हम देखते हैं हाउ मच एम्प्लॉयज़ शुड आई हैव रिपोर्टेड डायरेक्ट टू मी, how much centralization should be there in the organization, how should jobs be designed, when should the organization implement a different structure। Organizing क्या होता है, organizing is all about structure, workers, employees और mechanisms, practices, rules and regulation। तो किस किस्म के डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड, कि स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, कितने लोग होंगे, किस मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, हमें
अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को दोबारा चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है, और जॉब्स कैसी होनी चाहिए, जॉब्स की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, कौन क्या काम करेगा। सो ये सब डिसीजन लेने पड़ते हैं जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, और जब करेंगे तो हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लीडिंग क्या है और लीडिंग में किस किस्म के डिसीजन लेने पड़ते हैं, ये जस्ट आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, एक मैनेजर को किस किस्म के कब डिसीजन लेने पड़ते हैं। सिर्फ यही डिसीजन नहीं होते, बेतहाशा और डिसीजन होते हैं जो कि सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते हैं, बट ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए है कि डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है मैनेजर्स को। लीडिंग में क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं, हाउ डू आई हैंडल एम्प्लॉइज हु अपीयर टू बी लो इन मोटिवेशन, मैं कैसे उन एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट कर सकता हूं जो मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेटेड नज़र आए, तो मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल इन अ गिवन सिचुएशन, और लीडरशिप के स्टाइल्स भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी सिचुएशन में कौन सा स्टाइल अच्छा बेहतर होता है। इज़ इट ऑलवेज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, हमेशा सबसे आगे निकल के एग्जाम्पल बनने का बेस्ट होता है, और आई कैन बिकम अ काइंड ऑफ फैसिलिटेटर, मैं लोगों को साथ मिला के चलाऊं, टीम वर्क करके चलाऊं, वो बेहतर होता है। हाउ विल अ स्पेसिफिक चेंज अफेक्ट वर्कर प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टिमुलेट कॉन्फ्लिक्ट, किस वक्त हमें किस तरह हम एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना, उसको सॉल्व करना, उसके लिए कोई मैकेनिज़्म अडॉप्ट करना, वो कैसे किया जाए। कंट्रोलिंग में हम क्या देखते हैं, व्हाट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, उनको एवेल्युएट करने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और कैसे इनको कंट्रोल किया जाएगा। परफॉर्मेंस को कैसे देखा जाए, परफॉर्मेंस की एवेल्युएशन कैसे की जाए, इट कुड बी workers or employees performance we are talking about, it can be productivity also, or what types of management information systems are required, information organization के अंदर जो है उसको कैसे मैनेज किया जाए। ये एक स्लाइड है क्योंकि जस्ट आपको ये बता रही है कि प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, लीडिंग हो, कंट्रोलिंग हो। रिमेंबर ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स या कंपोनेंट्स हैं मैनेजमेंट के और मैनेजर के रोल्स के। सो एक मैनेजर जो होता है वो प्लानर भी होता है, वो लीडर भी होता है, वो कंट्रोल भी करता है, वो ऑर्गेनाइज भी करता है। सो ये जो फंक्शनल पैरामीटर्स हैं, जो फंक्शंस हैं एक मैनेजर के एज अ प्लानर, कंट्रोलर, लीडर और ऑर्गेनाइज़र, इस तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए एज अ मैनेजर किस किस्म के डिसीजन लेने पड़ते हैं। और जस्ट एक यही चीज़ नहीं है, यही डिसीजन नहीं है, और भी बेतहाशा आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। बट सिर्फ ये बताना मकसद था कि एग्जांपल्स दे के कि डिसीजन मेकिंग जो है वो हर लेवल पे होती है और हर किस्म का मैनेजर ये काम कर रहा होता है। सो नाउ लेट्स सी मेकिंग डिसीजन क्या है, फिर एक्चुअली उसको करने के लिए, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या चीज़ है। डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन करना, ये इरैशनल नहीं है, ये रादर रैशनल है। इरैशनल क्या होता है, बगैर किसी सोच समझ के जो आपके जहन में आया कर दो भाई। बट रैशनैलिटी क्या है, रैशनैलिटी मीन्स अ थॉटफुल प्रोसेस, यानी सोच विचार के बाद। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रैशनैलिटी, मैनेजर्स मेक कंसिस्टेंट वैल्यू मैक्सिमाइजिंग चॉइसेस विद इन स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स। अगर मैनेजर जो है वो सोच विचार के बाद जो ऐसे डिसीजन ले जिससे वैल्यू बढ़े ऑर्गेनाइजेशन की, प्रोडक्ट की, प्रोसेस की या डिसीजन की, यानी अहमियत बढ़े, वर्थ बढ़े, यानी वो ऐसा डिसीजन ले जो कि अच्छा डिसीजन हो, सोच विचार के बाद वो ऐसा करे। और वो जब ऐसा करे तो करते वक्त उसको ये सोच रहे कि मेरे कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमने नई प्रोडक्ट बनानी है या प्रोडक्ट ज़्यादा बनानी है, तो क्या मेरे पास इतने वर्कर्स हैं, क्या मेरे पास इतनी मशीनरी है, क्या मेरे पास इसके लिए इतना एक्स्ट्रा टाइम है कि मैं ये काम कर सकूं। सो कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। रैशनैलिटी क्या है, इट्स अ डिसीजन मेकिंग विच इज़ कंसिस्टेंट। हमेशा अगर जब भी आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा दोबारा, आप इन्हीं चीज़ों को इसी तरह देखेंगे। रैशनल हो
थॉटफुल हो, सोच विचार के बाद हो, देख के आप फैसला करें, सोच विचार के बाद करें, और कंसिस्टेंट हो, जब दोबारा फिर ऐसे ही फैसला करें फिर यही इसी तरह का आपका डिसीजन हो। आप वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गेन्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन सब सोच विचार करते वक्त आप अपने कंस्ट्रेंट्स को ज़रूर देखें कि आपके क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके डिसीजन के ऊपर इफेक्ट करती हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करती हैं। इट कैन बी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज हैं, वर्कर्स है, कोई भी रिसोर्सेज, सप्लाईज, ये सब एक ही चीज़ें की कैटेगरीज हैं, टाइम है, और इट कुड बी एनी अदर थिंग। बट रैशनैलिटी क्या है? वो डिसीजन मेकिंग जो आपने सोच विचार के बाद, थॉटफुल प्रोसेस के बाद ली हो, जिसमें आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो वैल्यू, बट अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। assumptions क्या हैं डिसीजन मेकर्स की? दे आर परफेक्टली रैशनल, फुली ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। कि हमारी बेसिक assumption क्या होती है कि डिसीजन मेकर जो है, जो मैनेजर है, वो हमेशा सोच विचार के बाद डिसीजन लेगा, वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के डिसीजन लेगा, और हमेशा लॉजिकल होगा, इलॉजिकल काम नहीं करेगा। हैव केयरफुली डिफाइंड द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाइड ऑल वायबल अल्टरनेटिव्स, कि उसने अपने प्रॉब्लम को केयरफुली, बिल्कुल तरीके के साथ, सोच विचार के बाद अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, डिफ़ाइन किया है, उसकी तशरीह की है उस प्रॉब्लम की, उसको समझा है, और उसने तमाम उसके अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया है। जैसे हमारी एग्जांपल में लैपटॉप में हमने कुछ ब्रांड्स को सिलेक्ट किया था, तो वो ब्रांड्स को सिलेक्ट करना या अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करना या किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड अल्टरनेटिव्स को, चॉइसेस को आइडेंटिफाई करना उस वक्त किया जा सकता है जब मैनेजर अपने प्रॉब्लम की सही डेफिनेशन कर सके, सही डिफाइन कर सके। हैव क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स, कि उसको पता है कि वो क्या अचीव करना चाहता है, वो क्लियर होना चाहिए कि ये मसला हल होगा तो ये मकसद हल हो जाएगा। ये अगर मैं काम कर लेता हूँ, इस मसले को हल कर लेता हूँ, तो मेरा ये जो ओवरऑल मसला है ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्रॉब्लम है या इशू है, ये हैंडल हो जाएगा। वो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि उसने करना क्या है। We select the alternative that maximizes outcomes in the organization interest rather than in the personal interest। हमेशा मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट की इम्पोर्टेंस नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की इम्पोर्टेंस होती है। हमेशा जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे एज अ मैनेजर, सो यू विल प्रेफर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर दी पर्सनल इंटरेस्ट। आप ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देंगे, पर्सनल इंटरेस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अब लास्ट हाफ ऑफ द लेक्चर में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। टॉप कॉन्सेप्ट है बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड का मतलब ये है कि अंडर सर्टेन बाउंड्री जब भी मैनेजर कोई डिसीजन मेकिंग करता है, रैशनल होती है, सोच विचार के बाद ही होती है, लेकिन वो बाउंडेड होती है, वो लिमिटेड होती है, वो कंस्ट्रेंड में होती है, वो बाउंड्रीज में होती है। और वो कौन सी बाउंड्रीज हैं जिनके अंदर रहते हुए वो डिसीजन करता है? मैनेजर्स मेक्स डिसीजंस रैशनली बट आर लिमिटेड और बाउंडेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। हमेशा मैनेजर जो है वो सोचता तो है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके पास कितना नॉलेज है, उसके पास कितने स्किल्स हैं, और उसकी सोच विचार या इंफॉर्मेशन उसके पास कितनी है, उस इंफॉर्मेशन को वो कितना समझ सकता है, कितना नहीं समझ सकता। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप एक मैनेजर को, एक नया इंटर्नी है, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स हैं वो उठा के उसको दे देते हैं। उसमें कोड्स लगे हुए हैं, A-B-X ये चीज़ है, A-B-Y ये है, काम उसने फर्स्ट डे है उसका। आप उसको कहते हैं मुझे बताओ कि कौन सा हमने स्टेप अच्छा किया है, प्रोडक्टिविटी अच्छी रही, कहाँ पे अच्छी नहीं रही। सो इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर द मैनेजर कि एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सके नया इंटर्नी। सो बाउंडेड रैशनैलिटी क्या कहता है कि ऑल्दो मैनेजर्स डू मेक अ रैशनल डिसीजन बट इट इज़ लिमिटेड बाय देयर कैपेबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कि वो इस इंफॉर्मेशन को जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिक्वायर्ड है उसको वो किस हद तक समझ सकते हैं और प्रोसेस कर पाते हैं, वो उसके डिसीजन पे इफेक्ट करता है। अगर उनकी डिसीजन मेकिंग के दौरान उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो सही वो समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, तो उनका डिसीजन भी अच्छा होगा। इफ़ दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन वेल, तो फिर हो सकता है उनकी डिसीजन मेकिंग भी उतनी अच्छी ना हो। बेसिक assumption क्या है यहाँ पे हमारी?
विल सी नॉट सीक आउट और हैव नॉलेज ऑफ द अल्टरनेटिव्स, कि ऐसे बाउंडेड रैशनैलिटी में अजम्पशन क्या है कि उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी या उसने प्रॉपरली अपने तमाम अल्टरनेटिव्स को अंडरस्टैंड नहीं किया। विल सेटिस्फाइस, यानी वो ऐसा डिसीजन लेगा कि जिससे बस सेटिस्फैक्शन हो जाए, यानी काम पूरा हो जाए, बेस्ट की बात नहीं वो कर सकेगा। वो हमेशा मिनिमम अचीव कर लेगा, जितना उसको समझ में आया उसके मुताबिक, उसको जो बेहतर नज़र आया वो उसने कर लिया। विल चूज़ द फर्स्ट अल्टरनेटिव एनकाउंटर, जो उसको पहला अल्टरनेटिव ऐसा नज़र आया जो रिक्वायरमेंट पूरी कर दे, उसने कहना यही ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ दैट कंप्यूटर सिलेक्शन एग्जाम्पल, अगर जो 5 या 10 अल्टरनेटिव हमारे पास थे उसमें से जो हमें वो 5-6 क्राइटेरियन पूरा करता नज़र आएगा, हमने कहना यही बेहतर है, बाकियों को अल्टरनेटिव को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। rather than maximize the outcome of their decision by considering all the alternatives and choosing the best, बेहतर ये होता है कि हम तमाम को वैल्यूएट करते और उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करते। लास्ट थिंग ओवर हेयर इज इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग। क्या क्या चीज़ें, एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट क्या है? लेट्स से बीइंग अ मैनेजर, मैंने लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट को अच्छा समझ के उस पर इन्वेस्टमेंट कर दी, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फंड्स उसके लिए एलोकेट कर दिए। अब आके पता ये चला है वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं था या वो डिसीजन अच्छा नहीं था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग ये ना कहें कि मेरा डिसीजन गलत था, मेरा जो नाम है वो ख़राब हो। मैं जानबूझ के, जानते हुए भी कि वो डिसीजन अच्छा नहीं है, फिर भी उसके लिए फ़ंड्स कमिट कर रहा हूँ ताकि वो चलता रहे किसी तरीके से। कहीं ऐसा ना हो कि जब बंद हो तो लोग कहें कि ये बंद इस वजह से हुआ क्योंकि इस मैनेजर का डिसीजन गलत था। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट ये कहता है कि व्हेन यू कमिट समथिंग, सो इट द कमिटमेंट इंक्रीजेज एवरी टाइम। बेशक आज इतने फंड्स दिए, वो प्रोजेक्ट ही ख़राब है, फिर और ज़्यादा फंड्स देने पड़ेंगे, और आप अपनी कमिटमेंट रखते हैं ऑल्दो नोइंग कि ये डिसीजन गलत था। सो एन इंक्रीज कमिटमेंट टू अ प्रीवियस डिसीजन डिस्पाइट एविडेंस दैट इट मे हैव बीन रॉन्ग। आप हर दफ़ा फिर कमिट कर लेते हैं और फंड्स देते हैं, फिर और फंड्स दे देते हैं, फिर और फंड्स दे देते हैं, although knowing that your decision was wrong. So decision making पे इसका इफेक्ट होता है। With this dear students, that concludes our lecture number 13, और आज हमने इसमें टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया और चैप्टर 6 स्टार्ट किया, और हमने देखा कि डिसीजन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके स्टेजेस कौन कौन से हैं, और फिर हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग में रैशनैलिटी और बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होता है। आई होप दैट you are able to understand this lecture very well. Till next time, from me it's Allah Hafiz.